आवान हाउस के लाउंज में आज मामूल से हटकर दिबीज खामोशी का राज था। लाउंज के सोफे पर आमना शिराजी अपने शौहर अशकर सिराजी के साथ पुरजमान अपने ऐन सामने से थ्री पीस सूट में मलबूस नाल आवान को दिख रही थी, जिसकी बेतासुर बुरी नजरों का मरकज उसके पहलू में बैठी शानजे थी। खैरियत है? आपने फौरी तौर पर यहाँ बुलाया मुझे? अपनी नजरों का महवर शानजे के स्पाट चेहरे को बनाए नाल मुस्तस्फर हुआ। फैसला करना एक। आमना ने बात की तमहीद बांधी। नायल की नजरों का मरकज अब वो बनी। कैसा फैसला? बाहें उचकाए सवाल किया। एक ऐसे रिश्ते का जो बीच मंजदार में लटका हुआ है। बकुल तुम्हारे तुम शानजे से नफरत करते हो नायल, और इसे मरते दम तक बीवी की हैसियत से कबूल नहीं करोगे। इसलिए बेहतर ये नहीं कि तुम शानजे को तलाक देते खुद इस कागजी रिश्ते के बोझ से आज़ाद हो जाओ और साथ शानजे को भी आज़ाद कर दो। एक तवील जिंदगी तुम दोनों की मुंतजिर है, उसे यूं जाया नहीं किया जा सकता। आमना संजीदगी से कहती। ताइलावान के बदलते तासुरात मुलाहिजा फरमाते मन ही मन मुस्काई थी। उसकी सफ़ेद रंगत में सुर्खियां घुली थी जो यकीनन तेज के पास थी। नकूश में तनाव, माथे और गर्दन की फूलती रगें उन्हें ये बताने को काफ़ी थी कि उनका ये वार काफ़ी कारी साबित हुआ है, जबकि उनके पहलू में बैठी शान से मन ही मन सिसक उठी। टाइल ने अपनी टाई की नॉट ढीली करते उस अगले सांस बढ़ने की सही की। उसे अपना वजूद दहकती आग की नज़र होता महसूस हुआ। कबल इसकी कि वो कोई जवाब देता, आमना मजीद लफ्ज़ों के वार करते उसे जलाकर मुकम्मल खाकस्तर करके हारून शानसे के लिए अपनी पसंदगी का इजहार कर चुका था, और मेरे ख्याल से शानसे और हारून वो मजीद अपनी खोलन जलन पर काबू पाने के मुताहमिल नहीं था। आमना बेगम के लफ्ज़ों का गिला दस्तगी से खून किया। आज जिसके बारे में बात करें आप ही, वो मेरी बीवी है। मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप मेरे सामने मेरी ही बीवी के किसी गैर मर्द के नाम से मंसूब करें। हाथों की मुट्ठियां सख्ती से भींचे। वो आग उगलते लहजे में गोया हुआ, साथ बसम कर देने वाली निगाह शान से पड़ डाली जो हनूज सर झुकाए बैठी उसके उन लफ्जों पर लर्ज उठी थी। बीवी मिस्टर नाइल अवान, लगता है आपने मेरी बात गौर से सुनी नहीं। मैं कुछ लम्हे कबल कह चुकी हूँ कि बकूल आपके। आप शानजे से आमना लबों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए कह ही रही थी कि एक बार फिर नाइल उनके लफ्ज उचक गया। नाइल अवान, शान से नाइल अवान से नफरत करे या मोहब्बत, वो हम दोनों के माबीन का मामला है। किसी तीसरे को हमारे माबीन मुदाखलत करने का हक हासिल नहीं। नाइल से अब बैठना दूभर हुआ था। सोफे से उठते हुए धीमे लहजे में कराया। शानसे ने थूक निकलते दुपट्टे का दामन हाथों की मुट्ठियों में बिंचा। मैं कोई तीसरा नहीं, तुम्हारी बहन हूं नाइल, और मुदाखलत का भरपूर हक रखती हूँ। क्यों अपने साथ शानजे को भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? या तो उसे भी इसी वक्त तलाक दो या फिर उसे अपनी तस्लीम करो बीवी। आमना भी सोफे से उठ खड़ी हुई थी। शानजे ने कनखियों से नाइल का सुरख बबू का चेहरा देखा। पहलू में जोर से धड़कता दिल साकिन हुआ, जबकि नाइल दहकती आग में झुलसता अपने चेहरे पर हाथ फेरते खून आशाम निगाह शान से डालते एक ही जस्त में उस तक आता उसके कलाई जगरे कदम आगे बढ़ा गया। कहाँ ले जा रहे हो उसे? जहां शानजे के लिए इफ्तार गैर मुतवक्का थे, वहीं आमना के भी होल उठ रहे थे। अपनी मनकुआ को बीवी का दर्जा देने जा रहा। उम्मीद करता हूँ आपका अब आपको कोई मसला नहीं होगा। बिना पड़ते सनसनीखेज लहजे में जवाब देता वो शानजे की कलाई पर गिरफ्त मजबूत कर गया। शानजे जो एहतजाज का इरादा रखती थी, मुकाबिल के लफ्जों का मफहूम जानते सूखे पत्ते की मानित लर्ज उठी। रंगत लट्ठे की मानित सफेद पड़ गई। दिल जो मुकाबिल के पथरीले तासुरात देखकर धड़कना भूल गया था, वो कानों में बजने लगा। लेकिन नाइल उसकी गैर होती हालत से सिरे से अनजान लंबे तक पड़ता उसका बेजान वजूद अपने साथ तकरीबन घसीटता अपने कमरे की तरफ पड़ गया। अकब में खड़ी आमना उन दोनों को एक कमरे में बंद होता देख एक जताती मुस्कान लाउंज के कोने में तपता सुर्ख चेहरा लिए खड़ी आरजू की जानिब उछालते अपने शौहर की हमरा अपने कमरे का रुख करके। आरजू ने लब नीचे तनफुर भरी नजर नाहल के उस बंद दरवाजे पर डाली। माजी बेड पर ऊंधे मुंह बेतरतीब दराज शान से आंखें मूंदे तखय्युल की उस दुनिया में गुम थी जिस तक रसाई महज उसे हासिल थी। एक तस्वुराती दुनिया, एक खूबसूरत वादी, उस वादी में बना एक महल, और इस महल के दो मकीन शानदार उसका हालिया बना महरम नाइल अवान। शानजे के गुलाबी लब जहन में किसी फिल्म की मालिक चलते तस्वुर के सबब मुतवस्सिम थे, जबकि आरिस पर सुर्खी का राज था। न जाने कितना वक्त वो यूं ही तस्वुराती दुनिया में गुम गुजारते कि यकायक कमरे का दरवाजा खुलने
और फिर नाक के नत्तों से मखसूस कलून की महक टकराती महसूस करते वो पट से आंखें वाकर गई। बोरी खसाली आंखें दरवाजा बंद करते अपनी जानिब लू देती निगाहों से तकते नाल से टकराई। लहजे भर के लिए वो हैरान और सजाब में डूबी, लेकिन फिर होश में लौटते अपने बेतरतीब हुलिये के सबब गड़बड़ाते बेड से उठ खड़ी हुई। नाइल, आप यहाँ इस वक्त? बेड के दूसरी कोने में पड़े दुपट्टे को देखते और नाइल के अपनी जानिब बढ़ते कदमों को महसूस करते शदीद घबराहट में मुब्तला बेरबत गोया हुई। क्यों? क्या मैं इस वक्त तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकता मिसेस नाइल अमान? नाइल का लहजा गंभीर और नजरें बेबाक थी। वो गहरी नजर शांजे के बेतरतीब लिबास से झलकते कुंदन बदन पर डालता उसे खफ़्फ़त में मुब्तला कर गया था। नहीं, मेरा मतलब है कि इस वक्त आपका यूँ चले आना मायूब समझा जाएगा ना। घर में वैसे भी हमा हमी सा माहौल है ना, मेहमानों से भरा हुआ है। उसकी नज़रों की इस बेबाकी के सबब कान की लो तक वो सरक पड़ते नजरें झुका दी। उसके उठते कदमों के साथ एक कदम पीछे बढ़ा गई और यही मौका था जब नाइल एक ही जिस्म में तमाम फासला समेटे उस तक आता, उसकी कमर के गिर्द बाजू मैल करता, उसे अपने सीने का हिस्सा बना गया। नाइल! शाहज़े की चीख बेसाख्ता थी। वो बदहवासी के आलम में नाइल की स्याह जज्बात की शिद्दत से तराकों में देखते तमसात गई थी। दोनों के मबीन नज़दीकी इस हद तक थी कि दिल की धड़कनें हमांगी इख्तियार कर चुकी थी और सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ते उनकी जिल्द झुलसाने का सबब बन रही थी। जाने नाइल, मैं इस कमरे में जब चाहूँ जैसे चाहूँ आ सकता हूँ ना। मेरा इस कमरे में आना मायूब है ना माकूल। हक रखता हूँ मैं इस कमरे के मकीन पर और इससे जुड़ी हर चीज़ पर, और ये हक मुझे हालिया ही नसीब हुआ है। शाहज़े के बदहवास चेहरे पर झुकते वो इसकी मथम भीनी भीनी सांसों में अपने गहरे सांस भरते गंभीरता से गोया हुआ। शाहज़े की पलकें मारे हया से लर्ज उठी, लेकिन अगले ही पल अपनी सभी पेशानी पर मुकाबिल का हदत बड़ा लम्स महसूस करते वो अपनी आंखें मूंदे नायल की शर्ट सीने से मुट्ठियों में भींच गई। कोई आ जाएगा, देख लेगा ना नायल। उस लम्स की तासीर ठंडक बनते उसके तन बदन में ढूरी थी, लेकिन किसी के देख लेने का खौफ उसकी घबराहट में बदरिच इजाफा कर चुका था। देख लेने दो। नाहिल का लहजा बेफिक्र था और लब बेकाबू। वो अब उसके आरिस चुम रहा था। बातें बनाएंगे ना। शाहज़े ने निचला लब दांतों तले दबाया। मुकाबिल के लब अब उसके आरिस से फिसलते उसके लबों के किनारे आन ठहरे थे। बनाने दो। नाहिल कमाल बेनियाजी से कहता, उसके लबों को धीमे से चूमता उसकी गर्दन पर झुक गया। गो के लबों पर मुकाबिल के लब महज चंद सेकंड के लिए थमे थे, लेकिन फिर भी वो जी जान से कांपते उसकी शर्ट पर गिरफ्त मजबूत कर गई थी। आरिस भाप छोड़ने लगे थे और कदम साथ नाल प्लीज, अभी महज निकाह हुआ है। नाल के लब गर्दन पर और कांधों पर जा बजा महसूस करते शान से बिगड़े तनफुस के दरमियान कहती मजामत कर गई। वह हदूद पार करने के दर पर था। शान से ऐसा नहीं होने दे सकती थी। रुखसती से कबूल तो हरगिज़ नहीं। नाहिल चारों न चार उसकी मज़ाहमत कबूल करता उससे दूर हुआ, लेकिन गिरफ्त से उसकी आज़ादी न बख्शी। उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब तुम्हारी और इस माशरे की बनाई ये तमाम हदूदें और बंदियां तोड़ते मैं अपने खुमार में डूबता चला जाऊंगा। उसका बिखरा लिबास दुरुस्त करते उसके सुर्ख तत्ते चेहरे को मखमूर निगाहों से देखता खफकी से गोया हुआ। शाहज़े ने आंखें खोली, लेकिन मुकाबिल को देखते एतजाज पड़ता। भला वो मुकाबिल की इस हद तक की गई बेबाकी के बाद उसकी आंखों में बराह रास्त देखने की मुतामिल थी। क्यों आया आप यहाँ? लड़ते लहजे में सर झुकाए सवाल किया। मनकूहा को निकाह की मुबारकबाद देने। नाहिल ने उसकी आज़ाद बालों को लट को कान के पीछे अड़सा। यूं यूं देते हैं मुबारकबाद? वो खफा हुई। नाहिल की गिरफ्त से आज़ाद होना चाहा, लेकिन नाहिल गिरफ्त मजीद मजबूत करता उसकी थोड़ी नरमी से जगड़े उसे अपनी जानिब देखने पर मजबूर करता। उसकी जान मजीद मुहाल कर गया। मुबारकबाद देने के लिए और भी तरीके होंगे, लेकिन मैं अपनी बेगम को मुबारकबाद यूं ही दूंगा। आखिर को मुबारकबाद के साथ साथ तुम्हारी सुस्न को भी तो खराज पेश करना था जो मेरे लिए सजा था। शोख लहजा में कहता हूँ उसकी थोड़ी चूम गया। शान से खुद में सिमट सी गई। मुकाबिल की ये वारफतगियाँ बेताबियाँ नहीं ना थी। महज फर्क इतना था कि इस निकाह से कबल वो महज लफ्जों से उसे महजूब कर जाता था, और अब लफ्जों के साथ अपने लम्स से भी। खुश हो? शांसे की बुरी आंखों में से आंखें गाड़े सवाल किया। खुशी बहुत छोटा लफ्ज है ना। मैं आज यूं महसूस कर रही हूँ जैसे जैसे बरसों से कुछ अधूरा था जो आज पूरा हो गया। जैसे जैसे कोई मन्नत मुराद थी जो आज रंग ले आई है। जैसे बहते समंदर को किनारा मिल गया। जैसे भरी बातों को तपती जमीन मिल गई।
जैसे सहरा में भटकते शख्स को आसरा मिल गया। शांति की आंखों में नमी उमड़ आई थी। मोहब्बत का मिल जाना मौत सा था, और जिसके साथ मौत सा हो जाए उस शख्स की खुशी लफ्जों में बयान कहाँ हो सकती थी। हमारी मोहब्बत बरसों से अधूरी थी, जो आज पूरी हुई है। तुम मेरी मिन्नत और मैं तुम्हारी मुराद था, जो आज रंग ले आई है। मैं समंदर था और तुम किनारा, और मुझे आज तुम मिल गई हो। मैं भरा बादल था और तुम तपती जमीन, जिस पर अब मैं अपनी मोहब्बत की बरसात करूंगा। मैं भटकता मुसाफिर था और तुम्हारा दिल वो आसरा जब महज मेरा बसेरा होगा। मुख्तसर ये कि गूंदे लहजे में जवाब देता वो शांसे का चेहरा, हाथों को प्याले में थामते उसकी आंखों से बहता आंसू अपने एक कोठी की पूर पर चुन गया। डर लगता है नायल। शांसे का लहजा भर आया। क्यों? नायल के माथे पर शक्लों का जाल बिछा। मोहब्बत इस कदर जल्द मेहरबान हुई है कि डर लगता है कि मुस्तकबिल में कोई खलिश का कोई रुकावट दर ना आए। इस कदर आपकी मोहब्बत की आदी हो चली हूँ कि अब अगर आपकी मोहब्बत में रती बराबर भी फर्क या कमी आई तो मैं सह नहीं पाऊंगी। शांति के दिल में पनपता खौफ उसकी जुबान पर आया। तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत उस चट्टान की मानित है जिस पर चारों मौसम गुजरते हैं, लेकिन वो टूटती नहीं, बदलती नहीं, हिलती नहीं। मेरी मोहब्बत आइंदा मुस्तकबिल में आने वाले तमाम हालात का मुकाबला करने के बावजूद जो कि तू रहेगी शान से। नायल अवान की उस मोहब्बत में कमी पेशी कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। नायल का लहजा मुस्तहकम था। उसका खौफ अपने लफ्जों से दूर कर गया था। शान से मुस्कुराई, लेकिन अगले पल उसकी मुस्कान संभली और वो अचंभे से उसे आ गिरा। नायल को घुटनों के बल जमीन पर बैठता देख, नायल ये क्या कर रहे हैं? शांति का जुमला मुकम्मल भी ना हो पाया था। नायल अवान की अगली जसारत ने उसे दंग कर दिया। वो शांति का पांव उठाए अपनी टांग पर रख चुका था। आज हमारा दिन है, एक हसीन दिन, एक हसीन मौका, और इस हसीन मौका मौका पर एक तोहफा तो बनता है ना। लोगों पर मुस्कान सजाए कहता वो घुंघरू और नगों से आरास्ता खूबसूरत पायल अपनी जेब से निकालता शांजे के पैरों की जीनत बना गया। चांदी की दहकती हुई उसके हसीन मखमली पाँव का हुस्न दोबाला कर गई थी। अब उसकी कीमत और खूबसूरती में इजाफा हुआ था। नायल पायल के घुंघरू से खेलता बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पाँव चूम गया। शांसे जो मुकाबले की इस कदर मोहब्बत पर सरशार कुछ बोलने के काबिल न रही थी। नायल की सरकत पर आंखें ताज्जुब व तहय्युर से फैलाए फौरन पाँव उससे दूर करते घुटनों के बल उसके सामने बैठी। ये क्या कर रहा है नाला? मेरे पाँव। वो जुमला मुकम्मल भी ना कर पाई थी कि आंखों के आंसू मतवातर बहने लगे। पाँव चूमने में क्या कोई कबाहत है, खासकर उस औरत की जो मेरी मोहब्बत के मनसब पर फाइज है? नायल को एक आंख ना बाया था उसका एतराज। कबाहत नहीं, लेकिन मैं महबूब को अपने कदमों में लाओ तो मर न जाओ। शान से पूर्णम आंखों में कहती उसके हाथ चूमते अपनी आंखों से लगा के, अहम, क्या मैं ये समझूं कि मेरी बीवी मेरे इश्क में दीवानी हो चली है? नायल का लहजा शोक था। बिल्कुल। वो क्या कहते हैं, हाँ, मैं पिया की जोगन सुध बुध ना जानू, बस तुझको अपना मानो। शान से तम आंखों से मुस्कुराई। नायल ने दाद देने वाले अंदाज में भवें रेस की। वाह वाह! नायल अवान की सोजा मोहतरमा ने ये शायरी का मुश्किलात कब से पाला? उसे अपनी खामोश में बढ़ते हुए इस्तफार किया। शांसे की शौहर मोहतरम, जब से उसके दिल ने दगा देते आपको अपना मखदूम बनाया तब से हमारा मिजाज आशिकाना और शायराना हो चला था। उसके लबो लहजे में जवाब देती, उसके कांधे पर सर टिकाती, उसे कहका लगाने पर मजबूर कर गई थी। दरवाजा नॉक होने की आवाज सुनते वो माजी के खुले दरीचे बंद करते होश में लौटी थी। आंसू से तर चेहरा हाथों की पुश से साफ करते उसे एक तकलीफ दा सांस फिजा के सबूत की। गुजरा हुआ कल हसीन था, लेकिन हाल हाल मौत से भी बदतर था। जेरे लब कहती वो अपने बाल जूड़े में कैद करते बेड से उठते दरवाजे की तरफ पड़ी। वो, बीबी जी, मैम साहब के खाने का वक्त हो गया है, सोचा आपको बता दूं। दरवाजे पर खड़ी मुलाजमा उसके दरवाजा खुलने पर मौत पाना गोया हुई। अब चले, मैं आती हूँ। शामजा नरमी से कहती कमरे की दहलीज अबूर करती राहतारी की जानिब कदम बढ़ा गई, जबकि मुलाजमा किचन की जानिब। उफ खुदा है ये बाल बिना। अभी चंद कदम ही उसने आगे बढ़ाते कि रेशमी बाल जोड़े की कैद से आजाद हुए उसकी पुश्त पर बिखरे। उसके हसीन चेहरे के गर्द हाला बना गए थे। शान से चिंचला उठी। अपने बाल समेटने की तगदुद करते उसने कदम आगे बढ़ाए थे कि सर किसी आईनी दीवार से टकराया। शान से सिसकी बढ़ते अपना माथा जकड़ के, लेकिन अगले ही पल नाक के नथनों से टकराई मखसूस क्लून की महक महसूस करते हुए अपना सर उठाते वो काबिल के जाने मुतवजा हुई।
अपने ऐन सामने नाइल अवान को की निगाहों में नागवारी और बसम कर देने वाले तासुरात दिए। खुद की जाने देखते पाकर उसका दिल खौफ से सुकड़ कर फैला। व्हाट द हेल इज दिस? उसके यूं टकराने पर नायल के हाथ से मोबाइल छूटते जमीन पर हुआ। नायल ने अपने मोबाइल की टूटी स्क्रीन देख कर कराया। शानसे ने उसकी नजरों के इर्तकाज में देखते थूक निकला। आखिर कहाँ यूं दंदनाती हुई जा रही थी, तो जो तुम्हें इतना बुरा चलना फिरता फिरता आदमी बड़ा नजर नहीं आ रहा? मोबाइल फर्श से उठाते हुए इंतहाई सर्द लहजे में खोया हुआ। शांति का दिल पसीज सा गया। मुकाबिल की आंखों में अपने लिए नागवारी और लहजे में शामिल सर्द मेहरी देखी। वो मैं दरअसल वो लाख कोशिश के बावजूद कुछ कह ना पाई। ओ प्लीज जस्ट शट अप। तुम्हारी मैं सुनने की खातिर मैं अपनी कीमती वक्त का ज़ाया नहीं कर सकता। लड़की, आइंदा मेरे आमने सामने आने से ना दरीक परतता, और अगर हो सके तो अपनी इन आंखों का इस्तेमाल कर लेना। इंतहाई नागवारी और तल्खी से कहता हुआ शानजे की आंखें नम कर गया। वो यूं तो ना था जैसा बन गया था। क्यों करते हैं आप मुझसे इस कदर तल्खी से बात? क्यों देखते हैं मुझे इस कदर नागवारी से? आंसू का गोला निगलते शानजे ने सवाल किया। नागवारी नहीं शानजे अय्यूब, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, नफरत की निगाह से तुम्हें देखता हूँ। लबों पर इस्तहजाइया मुस्कान सजाए वो उसकी तस्वीर कर गया। शानजे के दिल पर ये लफ्ज नश्तर की मारे चुभे। उसकी बुरी पूर्णम आंखों में मुकाबिल के इस एतराफ पर टूटे कांच की किरचियां उभर आई, और नाइल अवान उन आंखों में उधरती तकलीफ और नमी देखकर झपरे पीछ गया। ए वक्त था या कि उसकी महबूब आंखें थी। बेजा नफरत की मार कब तक मारेंगे आप मुझे? अजियतनाक लहजा में मुस्तस्वर हुई। बेजा? शानसे अयूब, तुम बखूबी वाकफियत रखती हो कि मेरी नफरत बेजा नहीं है। शानसे के लफ्जों पर भड़कते हुए उसके बाजू झगड़े खराया। शानसे अपने बाजुओं में फैलस्ती उसकी उंगलियों के सबब उठते दर्द को बर्दाश्त करती एक सिसकी बढ़ गई। नायल की गिरफ्त फौरी हल्की हुई। वजह भी तो माकूल नहीं है ना नायल। ना वजाहत का मौका दिया, ना सफाई पेश करने का। हत्ता कि मुझसे मोहब्बत के दावेदार ने मुझ पर यकीन तक नहीं किया। जुर्म मैंने किया ही नहीं, उसका मुजरिम करार देते मुझे नफरत की बेदर्द सजा सौंप दी। बूरी पूर्णम आंखें नायल की स्याह हर तासुर से आ रही आंखों में गाड़े वो इससे मुलाहिजा तौर पर बिला वास्ता तौर पर शिकवा कर गई। नायल की आंखों में लहू उतर आया। जहाँ उसने उसे वो तकलीफ अजियत में मुब्तला देख उसके सीने में ठेस सी उठी थी, वहीं वो उसे उसके लफ्जों पर मुश्तइल हुआ उठा था। वजाहत? सर जोर से इस बात में सरलाता वो लफ्ज वजाहत पर खासा दूर देते शानजे की कलाई झुक गया। गिरफ्त मजबूत थी लेकिन बेरहम नहीं। शानजे मजामत का इरादा तर्क के उसकी कदमों का साथ देने की सही करते। उसके कदमों का रुख एक तरफ मखसूस कमरे की जानिब देख के लब बाम सख्ती से बिस्त कर गई। ये देखो, देखो शानजे अयूब, वो वजह, वो बुनियाद जिस पर मेरी नफरत की दीवार खड़ी है। देखो बेड पर बेइज्जत लेटी इस औरत को जो मेरी माँ है। मेरी माँ। वजाहत, सफाई, यकीन अपनी इन आंखों से देखो। मैंने तुम्हें उन्हें इस हाल में पहुंचाने पर कैसे यकीन करूं तुम पर? वजाहत, उस संगदिलाना फाल की कोई वजाहत नहीं। और सफाई, ये जुर्म ऐसा नहीं जिसकी सफाई देने के बाद तुम बड़ी जमा हो जाओ। मैं पागल था तुम्हारे इश्क में, इस कदर पागल कि तुम्हें पाने के वास्ते अपनी माँ के आगे डट कर खड़ा हुआ। और शायद यही मेरी गलती थी। तुम गलती थी तुम्हें पाना, तुमसे मोहब्बत करना गलती थी। सुना तुमने? शानजे अयूब, तुम मेरी एक गलती थी। उस मखसूस कमरे तक आते दरवाजे खुले हुए शानजे को अपने रूबरू करता। उसकी तवज्जो बेड पर मशीनों से जबरी बेसत दराज अपनी वालदा निखत बेगम की जानिब करते दहाड़ा था। शानजे की आंखों में ठहरी नमी पलकों की बाढ़ तोड़ते उसकी आरिस पर बहती चली गई। लड़ा था मैं इनसे तुम्हें पाने के वास्ते। वाकिफ था इनकी तुम्हें लेकर नापसंदगी से, तुम दोनों के मबीन होती अनबन से। वाकिफ था कि तुम्हें मेरी माँ के तलक का लफ्ज और हत्ता के मेज रवैया तकलीफ देता है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम उन्हें इस हाल तक पहुंचा दो, उन्हें जीते जी मार दो। शान से वो जो खुद को चट्टान की मालिक मजबूत और अटल दिखाता था अंदर से किस कदर टूट फूट का शिकार था, ये वही जानता था। शानजे को अपनी गिरफ्त से आज़ादी देता और निखत बेगम की जानिब अजियत से देखता गोया हुआ। शानजे का दिल उसे यूं बिखरा हुआ देखकर कट कर रह गया। नाइल, खुद जर्रे जर्रे में बिखरी वो लड़की अपने संदिल महबूब को टूटा देख उसे समेटने की चाहत लिए आगे बढ़ी। डोंट, करीब मत आना शान से। मैं नहीं चाहता कि मैं कोई संगीन कदम उठा बैठूं जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के साथ साथ मुझे भी तकलीफ दे। वो कह ना पाया, अपना जुमला मुकम्मल न कर पाया कि आज भी उसे तकलीफ में देखते उसे तकलीफ महसूस होती है। कैसे कह देता? नफरत के दावे पर खड़ा जो उतरता था।
आप इस कदर पत्थर तो ना थे मेरे लिए। शांति तड़प उठी उसकी इस कदर बेतनाई पर। नाहिल के लब तंजिया मुस्कान में ढले। तुमने बताया मुझे पत्थर, मेरी मोहब्बत को नफरत में बदलते तुमने मजबूर किया मुझे हर एहसास से आरी इंसान बनने पर। शान से तुम्हारी आंखें, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी तड़प मुझ पर असरअंदाज नहीं होती। अब तुम मेरी जिंदगी में वो मुकाम नहीं रखती जो तुम्हें 6 माह कबल हासिल था। अब तुम मेरे नजदीक अहमियत और तवज्जो की हासिल नहीं, झूठा था, झूठ कर रहा था। उस पर अब भी उसके आंसू असरअंदाज होते थे। वो अब भी उसकी तवज्जो की महवर थी और अब भी वो उसके दिल की उसी ऊंची मुसन्नत पर पुरजुमा थी जहाँ 6 माह कबल उसका राज था। मोहब्बत खत्म हो गई नायल। शांजा की अलग से फंसी फंसी आवाज बरामद हुई। मर गई। सर्द बर्फीले लहजे में एक लफ्जी जवाब देता वो पलटा। मुश्किल था उसके लिए शांजे को यूं ज़ारो कितार रोते देखना। यूं मर जाऊंगी मैं नायल। शांजे को सांस पड़ने में दुश्वारी का सामना हुआ। मुकाबिल के लफ्जों को कोरे की मानित उसके वजूद पर बरसते उसी मुजहमिल कर गए थे। मुझे फर्क नहीं पड़ता, दिल धड़कना भूल गया लेकिन सलाम था। लाल अवान को जिससे सर्द मेहरी सख्ती और बेनियाजी का खुद में खौल चढ़ाए रखा, टूटने ना दिया। सफाकियत की इंतहा करता वो लंबे थक पड़ता वहां से वॉकआउट कर गया और अकब में खड़े शांजिस के जहर खंद लफ्जों में और सफाकियत से शल जमीन पर घुटनों के बल बैठते शिद्दत रवि से रो पड़े। एक वाक्या, एक गलत फहमी और इस सबसे सब कुछ छीनते उसे ताबाला कर गए थे। वो शख्स जो उससे मोहब्बत का इजहार करते न थकता था, अब उससे नफरत का प्रचार करते अपने रवैये और लफ्जों से उसकी उदास रूह तक जख्मी कर जाता था। खतावार ना होते हुए भी मैं सजा की हकदार ठहरी हूँ या खुदा, कोई मुआवजा कर उस शख्स की आंखों में बंदी बेतबारी की पट्टी उतार फेंक, या तो मुझे हिम्मत बख्श उस शख्स की नफरत से लड़ने की, क्योंकि मैं हार रही हूँ यार। अब कबल इसके मेरी रूह, जख्मी रूह उस शख्स के मजीद वार सहते दम तोड़ जाए। मेरे दिल में पनपती उस शख्स की मोहब्बत उस शख्स की नफरत से लड़ते लड़ते शिकस्त कबूल कर ले। वो दीवार, वो नफरत की दीवार जो ये शख्स हमारे मबीन खड़ी कर गया है, उसे तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाल। तकलीफ हद से बढ़ गई थी। वो अपने रब को पुकार रही थी, घुटनों में मूछ पाए ऊंची आवाज में सिसकी। वो गरियाजारी में मुस्तगरिक थी इस बात से अनजान के जहां बेड पर बेसुध वजूद दराज निगहत बेगम आंखों से दुआ से टूटकर उनके बालों में जज्ब हुए थे। वही कमरे की दीवार से टेक लगाए खड़ा नस्वानी वजूद उसके यूं विस्पाई में डूबा देख तस्कीन महसूस कर रहा था। रहम आता है मुझे तुम पर। वो किचन में मौजूद रात का खाना बनाने में महव थी जब किचन के दरवाजे की जानिब से गूंजती तरहम भरी आवाज सुनते लब नीचे वो दरवाजे पर खड़ी आरजू की जानिब मुतवजा हुई। आरजू की लबों पर मुस्कान जबकि निगाहों में तंज का नश्तर देख उसे जवाब देने के बजाय खामोश रहना ही बेहतर समझा। कितनी मेहनत और जतन करती हो ना तुम नायल के दिल में वापस अपनी जगह बनाने के लिए, लेकिन अफसोस वो तो तुम पर दिल के दरवाजे भी बंद कर गया है। शांजे को खामोश देखकर वो मजीद कहती काउंटर के नजदीक आई। शांजे के दिल में खसक सी उबड़ी लेकिन उदासरा स्पाट रखते हुए बोली, कुछ चाहिए था तुम्हें? बबी रेस की वो बेतासुर लहजे में सवाल पूछने लगी। हाँ, बल्कि जो चाहिए था वो तकरीबन मिल ही गया है। शांजे बखूबी आशना थी कि आरजू का इशारा किस जानिब है। कटिंग बोर्ड पर उसके मुतालिक हाथ साकिन हुए। यूं तो सुनने में सीने में ठेस सी उभरी लेकिन लबों पर इस्तेहज़ाइया मुस्कान। इंसान खाम ख्यालों में जीता अच्छा नहीं लगता आरजू। नाइल अवान की जिंदगी में उसके दिल में महज एक औरत का राज है और वो मैं हूँ, उसकी बीवी शानजे नाइल अवान। खस्से जताए हुए लहजे में कहती। शानजे आरजू के लबों पर मुस्कान छीन चुकी थी। और हाँ, मुझ पर रहम खाने की या मुझे तरह बड़ी नजरों से देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जिस शख्स का दिल जीतने को सरगर्दा हूँ वो मेरा महरम है। फिक्र तो तुम्हें अपनी करनी चाहिए, रहम खुद पर खाना चाहिए जो किसी ना महरम, सॉरी, शादीशुदा मर्द के आगे खुद को थाली में रखकर पेश कर रही हो। और मुज़हका खेज तो ये है कि वो मर्द तुम पर इल्तफात की एक नजर तक नहीं डालता। आरजू के तहकीर अमीज़ लफ्ज़ और मुस्कान ने उसके सीने में जो आग लगाई, उसी आग की लपेट में आरजू को लेते उसकी रंगत मारे अहानत के सुर्ख करके। तुम तुम समझती क्या हो खुद को? नफरत करता है नाइल तुमसे। आरजू देश में आती उसका बाजू जकड़े दांत पीसते हुए बोली थी। नफरत हो या मोहब्बत, उनके तमाम जज्बे मेरे से ही मुंसलिक है और मुझे दिलो जान से कबूल है आरजू। आरजू का हाथ अपने बाजू पर झटके से वो शानजे ने कमाल महारत से जवाब दिया। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी ढिठाई की, खाला को, जिंदगी और मौत की।
बीच मंझधार में पहुंचाने के बावजूद तुम यूं सर उठाए खड़ी शौहर बीवी और मोहब्बत का दर्स दे रही हो मुझे। आरज़ू ने तंजिया हंसी हंसते अहानत के एहसास को जाहिर करते पहलू सामने रखा जो शानजे को बिलबिलाने पर मजबूर कर गया। मामी की इस हालत की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। शानजे ने लफ्ज पर लफ्ज पर जोर देते हाथ में थाली छुरी स्लेब पर पटकी। उप्स, इतना गुस्सा, लगता है दुखती रग पर पाँव लग गया। आरज़ू इस्तज़ाइया कहती उसका हाथ ऊंचा कहकर लगा गई थी। क्या हो रहा है यहाँ? माना आरज़ू की अकब से गूंजती नाल की आवाज़ उन दोनों की तवज्जो उसकी जानिब मबसूल कर गई। उसकी नीली शर्ट और स्याह पैंट मैंने मलबूस नक्सक से तैर के ही जाने को तैयार उन दोनों की जानिब इस्तफामिया अंदाज में दिख रहा था। शानजे की बुरी तेज और बेबसी से भरपूर आंखें नाल की स्याह भरपूर आंखों से टकराई। नाल ने फौरन से नजरें फेरी और वो तादेर उन आंखों में देखने का मुतामिल नहीं था। कुछ नहीं, बस शानजे आपके लिए रात का खाना तैयार कर रही थी। यूं नो ना स्पेशल वाजमत में तुझसे ये कहा कर रही थी कि आप तो आज रात का डिनर पार्ट करने वाले हैं। उसकी इतनी मेहनत बेकार है। आरजू फौरन नाल के नजदीक आते लगावत से बोली। शानजे ने लब पीछे। उसके शोहर की बाबत आगाही उससे ज्यादा एक गैर औरत रखती थी। चुभन और जलन का एहसास रगो पे तोड़ था। न जाने कितना वक्त हो चला था उसे अपना आप भुलाए उस शख्स की पसंदीदा हर शय बनाने में। बिखरे बाल, पुरमर्दा चेहरा, पसीने से तर वजूद और लिबास से उठती मसालात की महक। शानजे ने गैर दांस्ता तौर पर अपना और नाल के नजदीक खड़ी आरजू का मुआयना किया। आरजू शोक रंग के रीदा से लिबास में मलबूस हर मसनूई आराइश से सजी शानजे को कम मायकी के एहसास में मुब्तला कर गई। शानजे को अपनी आंखें जलती हुई महसूस हुई। नमी की एक हल्की परत आंखों में आन समाई और नाइल उसके बिन बोले भी उसे घिरते उस एहसास को बांपते अपने सीने से लगने को तैयार। आरजू से दूरी बना गया। शानजे उसकी इस इज्तनाब पर तल्खी से मुस्कुराते स्लीप पर मौजूद छुरी उठाए कटिंग बोर्ड पर सब्जियां काटने लगी। फिल वक्त शदीद जलन और एहसास कमतरी से बचाव का वाहिद रास्ता उन दोनों को नजरअंदाज करना था। जबकि नाइल उसके यूं बेनियाज बनने पर हाथों की मुट्ठियां सख्ती से भींच गया। मैं खाना नहीं घर खाऊंगा। मेरे लिए तकल्लुफ करने की या जहमत उठाने की कोई जरूरत नहीं। एक आखिरी गहरी निगाह शानजे पर डालते हुए ऊंची आवाज में कहता पलट गया। लेकिन अगली पल समातों से टकराती शानजे की सिसकी सुनते उसके कदम जमीन में जकड़े। बीबी जी, ध्यान से, किसी कदर खून बह रहा है। मुलाजमन जो किचन में खड़ी खामोशी से ये तमाशा देख रही थी शानजे की जानी पड़ते उसका हाथ थाम गई। उसकी कलाई पर गहरा कट लगा था। अब ये कसदन था या तफाकन, ये महज शानजे जानती थी। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सुल्ताना। शानजे ने पूर्णम निगाह नायल की चौड़ी पुश्त पर डालते अपना हाथ मुलाजमा के गिरफ्त से आजाद करवाया। बीबी जी, गहरा जख्म है, मरहम रखना होगा। मुलाजमा उसके लिए खासी मुतफक्किर थी। ये तो मामूली जख्म है रूह पर, जो नसूर सब्त है। उनके आगे उसकी कोई हैसियत नहीं। ये तमाम खाना मुलाजमीन में बांट देना। खुद अजियत से कहती वो नाहल को चपड़े बेच लेने पर मजबूर कर गई। वो पलटना चाहता था, उसके जख्म पर मरहम रखना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि एहसास कमतरी या कम मायकी ना महसूस करे। वो इस हाल में भी उसकी नजदीक हसीन थी, बिला की हसीन। लेकिन ये करना उसकी इस नफरत की तौहीन थी जिसे जबरदस्ती वो खुद पर हावी कर बैठा था। अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरता वो कदमों को तकरीबन घसीटते आगे बढ़ा। तवज्जो पाने की ओछी हथकंडे। आरजू आंखें घुमाते कहती पलटते अपने कमरे की जाने पड़ी। शानजे ने नफी में सर हिलाते मुलाजमा की जानिब देखा, जो आरजू की पुश्त को खूनख्वार नजरों से तक रही थी। आपको नहीं लगता बीबी जी, आपको उन्हें बुला लेना चाहिए? एक वही है जो इस अंग्रेजन का दिमाग ठिकाने ला सकती है। मुलाजमा ने खुद से कहा। शानजे ने सर को खम देते अपनी जख्म खूद हथेली को तका। अब वक्त आ गया था उस वजूद को यहाँ बुलाने का जिससे तमाम हकीकत से आशना कर देने का बावजूद उसने अपनी कसम देते यहाँ आने से रोक रखा था। लगता है तुम्हें मेरा यहाँ चले आना पसंद नहीं आया नाई। वो जो सोफे पर बुर्जुमान अपने ऐन सामने घुटनों के बल बैठे अपने कांपते हाथों से चाय सब करती शानसे को देख रहा था। आमना की मौफम लहजे में पूछने पर उनकी जानिब मुतवज्जो हुआ। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं आपी। अब मुझे यहाँ से कबल आगाह कर देती तो मैं आपको एयरपोर्ट लेने आ जाता। नाइल ने संजीदगी से जवाब दिया। तुम्हें जहमत नहीं देना चाहती थी। मैं यूं भी तुम्हारी मसरूफियात वैसे भी कुछ बढ़ गई हैं। आरजू के संग आना जाना होता रहता है ना। आमना यूं तो नहल के बराबर में मौजूद सोफे पर जबरन मुस्कान सजाए बुर्जुमान आरजू को मुस्कुराते दिख रही थी, लेकिन हकीकतन उनका दिल उसका गला दबा देने को था। नायल चोन पर उठा, कुछ ऐसा ही आरजू का था, लेकिन फिर दोनों की नजरें शाहजे पर मरकूज हुई।
جو آمنہ کے ان لفظوں سے اپنی جگہ چور سی بن گئی تھی۔ آخر کو اس نے ہی تو انہیں آگاہی دی تھی۔ یہ ضرور آپ کی شانزہ نے بتایا ہوگا نا؟ گاڈ، شانزہ نے کتنی دفعہ تمہیں باور کروا چکی ہوں کہ میں اور نائل محض دوست پلس کزن ہے، لیکن تم اور تمہاری انسیکیورٹی۔ آرزو نے انتہائی بے تکلفی سے نائل کا بازو جکڑے کوفت بھرے انداز میں کہا۔ شانزی جو گائے چائے کا کپ نائل کی جانب بڑھا رہی تھی، آرزو کی اس قدر بے تکلفی اور صبر کے گون پڑتے وہ چائے کا کپ نائل کے بڑے ہاتھ میں تھمانے کی بجائے ٹیبل پر رکھتے آمنہ کی جانب پڑتے ان کے پہلو سے رشید سنبھال گئی تھی۔ نائل کی آبرو ریز ہو گئی۔ وہ آج اس کے پسندیدہ گلابی رنگ میں ملبوس بالوں کو آزاد چھوڑے، بورے رنگ میں کاجل جبکہ کٹاؤ دار بڑے ہونٹوں کو رنگے مختصر سی تیاری میں اس کی دھڑکنوں کو بیربط کر رہی تھی، تو وہیں اس سے مکمل بے نیاز وہ نظر انداز برتتے اسے پتنگیں لگا گئی تھی۔ دیکھ رہا ہے۔ آمنہ آرزو کی نائل کے بازو پر گرفت دیکھتے ٹھہر ٹھہر کر بولی۔ نائل نے فوراً آرزو کا بازو اپنے بازو سے جھٹکا۔ آرزو کو شدید سبکی کا احساس ہوا۔ دان پر دان چندمائے وہ ایک تنفر اور نفرت بھری نظر شانزے پر ڈالتے وہاں سے اٹھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ تو پھر کیا خیال ہے تمہارا؟ آرزو کے جاتے ہی آمنہ چائے کا سپ لیتی مستصور ہوئی۔ کس بارے میں؟ نائل کے ماتھے پر بل امڑ آئے۔ شادی کے بارے میں؟ آمنہ نے کاندھے اچکائے، عام سے لہجے میں کہا۔ شانزے مجبور ہوئی سر اٹھاتے نائل کی جانب دیکھتے، پر نائل اس کے نکوش کا تناؤ کا شکار ہوئے۔ آنکھوں میں یک سرد مہری ابھر آئی۔ شانزے اس کے بدلتے تاثرات ملاحظہ فرماتے تھوک نکل کے، بہتر ہے کہ اس بارے میں کچھ نہ سوچا جائے۔ اس کا لہجہ قطعیت سے بڑا تھا، مگر وہ اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیوں؟ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ موم ریکور کر رہی ہیں، کسی بھی دن وہ کوما سے باہر آ سکتے، پھر تم دونوں کی شادی تو ہونی ہے نا۔ آمنہ بھی اس کی بہن تھی، اس قدر جلد وہ یہ موضوع نہیں ختم کر سکتی تھی جو چھیڑا انہوں نے جان کر تھا۔ کیا بول رہی ہیں؟ موم کو اس حال میں پہنچانے والی لڑکی کوئی اور نہیں، میری سوکولڈ منقوا ہے آپی۔ نائل اپنی جگہ سے اٹھتا درستگی سے بولا۔ شانزے نے بھی سخت آمنہ کے بازو جھگڑے سر چکایا۔ یاد اور بھولا اس بات کو جاتا ہے جو حقیقت ہو۔ تمہارا یہ الزام بے بنیاد ہے نائل۔ آمنہ نے شانزے کو فوراً اپنی آغوش میں بھرا۔ آپ کہہ سکتی ہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو نہ تھا، لیکن میں نے دیکھا تھا آپی، آپ کے سینے سے لگی اس مکار لڑکی کو اپنی ماں کو سینیوں سے دھکا دیتے ہوئے۔ اس کے لہجے میں شانزے کے لیے بلا کی نفرت تھی، اور اس کی یہی نفرت شانزے کا دل چیر گئی تھی۔ وہ جو خود میں ہمت منقود پاتی تھی، نظریں اٹھائے مقابل کو دیکھ بیٹھی۔ سیاہ آنکھوں میں تیرتی نفرت ایک بار پھر اسے ایک نئے سرے سے توڑ گئی۔ تم غلط کر رہے ہو نائل۔ آمنہ کی آواز بلند ہوئی۔ میں انصاف کر رہا ہوں آپی، میں اس لڑکی کو مرتے دم تک اپنی بیوی تسلیم نہیں کروں گا، اس رشتے کو اپناؤں گا نہیں۔ وہ واقف تھا ایک بار پھر وہ اس کی تکلیف کا سبب بن چکا تھا، اس لیے اس کی جانب دیکھنے سے احتجاج کرتے مشتعل انداز میں گرجتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ اس کے جانے کی دیر تھی کہ شانزے نے ایک طویل سسکی بڑی آمنہ کے سینے پر منہ چھپا گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے مامی کو دھکا نہیں دیا، میرا یقین کرے، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ کافی عرصے بعد اسے سہارا ملا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی لفظوں میں وضاحت دیتی نائل کی نفرت، بے اتنائی، بیگانگی کے سبب ملنے والی تکلیف آنسو کے رستے نکال رہی تھی۔ تمہیں وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے شانزے، مجھے تم پر یقین ہے۔ آمنہ کی آنکھیں نم ہوئی، اس کی پشت تھپکتے اسے پچکار گئی۔ لیکن انہیں مجھ پر یقین نہیں ہے، اور ان کی یہ بے اعتباری مجھے مار رہی ہے۔ میں دن بدن ختم ہوتی جا رہی ہوں، میری برداشت کرنے کی سخت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے سینے سے چہرہ نکالے وہ ان کی جانب بہتی نگاہوں سے دیکھتی کربناک لہجہ میں گویا ہوئی۔ آمنہ کو لگا کہ ان کا دل پھٹ جائے گا۔ کیسا کلک اس پر حاوی تھا جو اس کی شادابی اس سے چھین گیا تھا۔ یہ 6 ماہ قبل والی شانزے تو نہ تھی۔ خوشوق اور چنچل مزاج شانزے اب بے بسی اور کرب کی دردناک تصویر بن چکی تھی، جسے اس کی شوہر کی نفرت اور بے اعتباری پور پور گھائل کر گئی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا شانزے، سب ٹھیک۔ ان کے پاس لفظ نہ تھے جن میں اسے دلاسا دیتی۔ نائل کی غلط فہمی محض تب ہی دور ہو سکتی تھی جب نگہت بیگم ہوش کی دنیا میں لوٹتے، اس شام ہوئے حادثے کی حقیقت سب پر آشکار کرتی، اور نہ جانے وہ ہوش میں لوٹتے ایسا کرتی بھی یا نہیں۔ ان کی شانزے کو لیتے ناپسندگی سے آمنہ معترف تھی۔ شانزے کے متواتر بہتے آنسو اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے اسے خود میں بینچ کی کہ ابھی اس کے اندر پنپتا تمام غبار
निकलना बेहद ज़रूरी था। शानज़ नायल की फुफ्फाज़ाद कज़न थी, जो बचपन में ही वालिदैन के दारे फ़ानी से कोच कर जाने के बाद नाहल के वालिद उस्मान साहब की जिम्मेदारी थी। उस्मान साहब के नज़दीक जहाँ उनकी बड़ी बेटी आमना और नायल अजीज़ तर थे, वहीं शानज़ भी उनकी बेतहाशा मोहब्बत और लाड की हकदार रही थी। गर्ज ये कि उस्मान विला का हर मकीन बोरी गजाली आंखों वाली शानज़ पर जान छिड़कता था, मसवाए नगहत बेगम के, जिन्होंने हमेशा शानज़ को बोझ माना था। वो उनकी शानज़ को लेते नापसंदगी और उसकी संग पत्तर रवैये से उस्मान विला का हर मकीन मोतरफ था। लेकिन उसके बावजूद उस्मान साहब नायल का शानज़ की जाने बढ़ता रुझान देखकर उसे शानज़ से मंसूब कर गए थे। जहाँ नायल गुजरते वक्त के साथ साथ शानज़ की मोहब्बत में गोडे गोडे डूब चुका था, वहीं शानज़ की दिलो जान से नायल पर फिरता होती। खबर इसके उस्मान साहब उन दोनों को निकाह जैसे पाक रिश्ते में बांधते, वो कैंसर जैसे मौजी मर्ज की लपेट में आते वफात पा गया। उनकी वफात के बाद निगत बेगम का रवैया शानज़ के साथ मजीद बदतर और तलख हुआ। उन्होंने नायल को उससे दूर रखने की असहद कोशिशें की, हत्ता कि उन्होंने अपनी भांजी आरजू तक को अमेरिका से बुलवाया, महज नायल को उसकी जानिब राग़िब करने के वास्ते। लेकिन नायल एक ही औरत का पाबंद था, और राग़िब होना तो दूर की बात, नायल की नज़रें तक न भटकी। वो इनके आगे डट कर खड़ा शानज़ से निकाह करते अपनी मोहब्बत को मंजिल दे गया। लेकिन फिर वो दिन एक नायल और शानज़ की मोहब्बत में दरार लेकर आया। निगहत बेगम अपनी मुसलसल नाकामी की बदौलत शदीद मुश्तिल राहदारी में सीढ़ियों के नज़दीक शानज़ के बाजू जकड़ उसकी समातों में अपने जहर खन लफ्ज़ों का सुर भून रही थी कि उनका तवाज़ुन बिगड़ा। शानज़ ने उन्हें संभालने के वास्ते उनका हाथ थामा, लेकिन होनी को भला कौन टाल सकता है। निगहत बेगम का हाथ उसकी गिरफ्त से निकलता चला गया, क्योंकि कुछ यूं के दाखिली दरवाजे पर अंदर आते नायल को यूं लगा कि शानज़ ने उन्हें दानिस्ता तौर पर धक्का दिया है। निगहत बेगम सीढ़ियों से गिरती शदीद जख्मी हुई, जिन्हें बर वक्त अस्पताल ले जाने के बावजूद नायल उन्हें कोमा में जाने से ना बचा सका। इस बीच उसने शानज़ को जिम्मेदार ठहराते उसकी एक ना सुनी। वो गलत फहमी का शिकार हुआ और उस गलत फहमी को पुख्ता आरजू के लफ्ज़ों ने किया। उस नाजुक मौका का फ़ायदा उठाते नायल को मुकम्मल तौर पर शानज़ से बदगुमान कर गई। नायल ने बेतरक शानज़ से अपनी नफ़रत का इजहार करते उसे लातलगी का फैसला सुनाया। बेशक इस फैसले ने उसके दिल में बला की तोड़ फोड़ मचाई थी। दूसरी तरफ पेरू ने मुड़क अपने शौहर के संग मुकीम आमना को शानज़ ने तमाम हकीकत से आगाह करते उन्हें अपने कसम देते यहाँ लौट आने से रखा था। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से आमना को परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन अब जब पानी सर से ऊपर आ चुका था, तो आमना बेगम का उन दोनों के मबीन आ जाना ही बेहतर था, कि वो शानज़ को एक सहारे और एक साथ की अशद ज़रूरत थी। मैंने सुना था तुम्हें पर्सनल सेक्रेटरी की ज़रूरत है नायर। डाइनिंग टेबल पर बुर्जुमान वो सब नाश्ते में मौजूद थे जब आमना ने नायल से इस्तफार किया। हाँ, नायल ने एक लफ्ज़ी जवाब देते जूस का गिलास लबों से लगाया। शानज़ ज्वाइन करेगी तुम्हें आज से, आमना ने ब्रेड का पीस मुंह में रखते फैसला सुनाया। नायल ने जूस का खाली गिलास टेबल पर रखते शानज़ की तरफ देखा, जिसने ऐन उसी पल सर उठाए उसकी जाने देखा था। नायल की आंखों में एकदम उठता तेज देख बेसाख्ता सरनफी में हिला गई। बताना चाहा था कि आमना के इस फैसले में उसका हाथ नहीं, जबकि आरजू के तासरात में बिला की नागवारी झलकी थी। शानज़ इस जॉब की अहल नहीं है, मुझे किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो तजर्बाकार हो, जैसे कि नायल संजीदगी से कहता बात अधूरी छोड़ गया। शानज़ की निगाहों में सवाल उमड़ आया। आमना भी सवालिया नज़रों से उसकी जाने देखने लगी, जैसे कि आरजू। नायल ने शानज़ की आंखों में बराह रास्त देखते हुए बात मुकम्मल की। शायद नहीं, यकीनन उसका जब्त आजमाना चाहता था, उसे जलन की आग में झुलसाना चाहता था। शानज़ को लगा मानो उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया गया। नफरत की मार मारना क्या काफी नहीं था, जो उसे जलाकर खाकस्तर कर देना चाहता था। शिकवा की नजरों से मुकाबले को देखती हो नजरें फिर गई। आमना को तवक्का थी कि नायल के इस जवाब की, मगर कुछ सोचते उनकी आंखें चमक उठी, जबकि लबों पर लहजे भड़कू मुस्कान उमड़ते मालूम हुई। चले आरजू। नायल उसकी यूं नजरें फेर लेने से सीख पा होते उसे मजीद सुलगा गया। लेकिन नायल, मेरे कपड़े। आरजू तो चहक उठी नायल की इस पेशकश पर। डोंट वरी, तुम प्यारी लग रही हो। एक जूटी तारीफ और शानज़ का तपता सुर्ख चेहरा। शानज़ ने हाथ में थामा चमक पटकने के अंदाज में टेबल पर रखे दांत पीसे। नायल के लबों पर मुस्कान उभरी,
जिसे लोगों पर निपकन रखते। कमाल महारत से सब चीज छुपाते वो अपनी जगह से उठता दाखिली दरवाजे की जन्म पड़ गया। हारजू भी फौरन उसके पीछे लपकी। प्यारी, मेकअप के साथ पर्दे उतार कर देखो, दम न निकल जाए तो कहना। आमना बुड़बुड़ाई। शांति शदीद जलन में मुब्तला पहलू दर पहलू बदल रही थी। उनकी बड़बड़ाहट पर हंस पड़ी। चलो जाओ, तैयार हो जा, कहीं जाना है तुम्हें। कोई नहीं, सवाल नहीं करना। अनन्या से यूं हंसता देख दिल में उसकी भलाई लेते, उसे कैच कहने को लफा करते देख उसे टोक गई। शांति सर इस्पात में हिलाते कुर्सी से उठ खड़ी हुई थी। बुरे 3 पीस सूट में मलबूस, स्याह बालों को जेल की मदद से सेट किए, स्याह आंखों में गहरी संजीदगी की नमक लिए वो शाहाना चाल चलता मीटिंग रूम की जाने पड़ा था, जहाँ आज H&M कंपनी के ऑनर हारून खानजादा मौजूद थे, जबकि आरजू उनकी उसके तेज कदमों का साथ देते बमुश्किल रौनक में डूबी हर एक को हकीराना नजरों से यूं घूर रही थी जैसे मानो नायल ने उसे अपनी सेक्रेटरी नी रियासत की मलका करार दे दिया हो। मीटिंग रूम का दरवाजा खोले नायल ने अभी कदम अंदर रखा ही था कि अपने ऐन पीछे सामने पुश्त किए खड़ी लड़की को देखकर ठटक सा गया। उसकी बल खाती कमर पर झूलते बुरे बाल उसके जहन में शानजे का अक्स उभार गया। शानजे नहीं, उसका भला क्या काम, कुछ ज्यादा ही हावी कर चुका हूं मैं उसे अपने हवासों पर। हर जगह वही दिखती है। मन ही मन सोचता वो अपना सर झटक गया, लेकिन अगले ही पल वो निस्वानी वजूद पलटता उसे हैरत का जोरदार झटका दे गया। वो शानसे ही थी जो सफेद दीदा जेब लिबास में मलबूस नकूश को हल्के मेकअप से उबारे लबों पर पेशा वराना मुस्कान सजाए पलटते उसकी जानी मुतवजा हुई। शानसे, नाइल के लबों ने धीमी जंबिश की। हेलो नाइल, इनसे मिलो, ये है मेरी पर्सनल सेक्रेटरी, आज ही ज्वाइन किया है शानसे यू। तारुफ हारून खानजादा ने दिया था, एक खुश शक्ल कामयाब नौजवान। नाइल के साथ साथ आरजू भी शानसे को यूं बतूर हारून खानजादे की पर्सनल सेक्रेटरी दिखते हैरत और बेयकीनी में डूबी थी। नाइल हैरत के जिम्मे से निकलता उसके तारुफ पर बेजताब खाता रह गया। शानसे अयूब, तो मोहतरमा ने उसका नाम अपने नाम से नहीं जोड़ा था। शदीद तेज का उबाल था जो उसके सीने में जाग उठा था। हेलो। शानसे हनूज लबों पर मुस्कान सजाए गैर शनासाई का मुजाहिरा करती उसके आगे अपने हाथ बढ़ा गई। नाइल ने जबड़े पीछे उसका हाथ थामा। गिरफ्त हद दर्जा सख्त थी। शानसे की बुरी आंखों में अपने लिए अजनबियत देख उसका पारा 7वें आसमान को जा पहुंचा था। शानसे का दिल सूखे पत्ते की मानित कांपा, जबकि हाथ की हड्डियां टूटने की दर पर थी, लेकिन फिर भी चेहरे पर जरा बराबर भी दर्द का तासुर न उड़ा। मीटिंग स्टार्ट करते हारून की नजरें शानसे के सुर्ख हाथ पर ठहरी थी। गला खनकार कर कहता हुआ कुर्सी पर बिराजमान हुआ। नाल ने शानसे का हाथ अपनी गिरफ्त से आजाद किया। शानसे सुकून का सांस भरते फौरन हारून के बराबर में मौजूद नशिस्त संभाल गई। इस बात से अनजान कि उसकी ये हरकत नाल के तेज में बिला का इजाफा कर गई है। आरजू मुंह के मुख्तलिफ जाविये बनाती नाइल की सरबराही कुर्सी संभालने पर उसके बराबर में आन बैठी। मीटिंग का आगाज हुआ। आरजू ने मुकम्मल ब्रीथिंग दी, लेकिन नाइल उसकी तमाम तर तवज्जो महज शानसे पर मबसूल रही थी और उससे मुकम्मल बेनियाज आरजू का लफ्ज पर लफ्ज सुनते डायरी में लिख रही थी। और उसकी यही बेनियाजी देख वो पहलू दर पहलू बदल गया। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, फाइल। आरजू के खामोश हो जाने पर हारून कहता शानसे की जानिब अपना हाथ बढ़ा गया। शानसे लबों पर मुस्कान लिए फाइल उसके हाथ में थमा गई थी। इस बीच उसकी उंगलियां हारून की उंगलियों से मिस हुई। जिसे शानसे ने तो नहीं, अलबत्ता कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए बैठे नाइल ने बखूबी महसूस किया। चुपती नजरों से मंजर देख नाइल अपनी पिछली गर्दन रब करता हारून के साइन कर लेने के बाद खुद भी फाइल पर झुक गया। फिर मुलाकात होती है मिस्टर नाइल आपसे। शानसे, मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। अपनी जगह से उठते हारून ने पहले नाइल को मुखातिब किया, फिर शानसे को, और इस बार उसकी जुबान से अदा होता शानसे का नाम नाइल को दहकती आग की नजर कर गया। शानसे सरस बात में हिलाते अपने हाथ तेजी से चलाते अपना सामान समेटने लगी। मीटिंग रूम खाली हो रहा था और जिस तरह नाइल उसे सुलगती नजरों से देख रहा था, कोई बाहिर ना था कि वो तन्हाई का फायदा उठाते उसे अपने शिकंजे में कैद करता, उस पर आग उगल डालता। नाइल। आरजू जो माहौल में छाई कशीदगी और नाइल के बदलते तासुरात मुलाहिजा फरमाते बड़बड़ जल उठी थी। नाइल को पुकार बैठे, गेट आउट। शानसे को अपनी नजरों के हिसार में रखते हुए बोला, नहीं दहाड़ा था। आरजू उसकी दाढ़ पर लड़ती फौरन मीटिंग रूम से निकलती चलेगी, जबकि शानसे को लगा कि उसका दम निकल जाएगा। वो जी जान से कांपते कदम आगे बढ़ा गई। अभी एक कदम ही बढ़ाया था कि नाइल उसकी कलाई जकड़े उसे एक झटके से अपनी जानिब खींचते अपने सीने का हिस्सा बना गया।
मारे सदमे, बेयकीनी और खौफ शांजे के हलक से चीख तक ना निकली। वो बुरी आंखें ताहत फैलाए नायल की स्याह आंखों में देखते थूक निकल गई। छोड़ी मुझे नायल। बेयकीनी के ज़िंदे से निकलती वो पुरजोर मज़ाहमत करती लहजे को मजबूत बनाते बोली, तब तक नहीं जब तक मेरे सवालात के जवाब मुझे नहीं मिल जाते। महल ने गिरफ्त मजीद मजबूत की। कैसे सवालात? शांसे का दिल लर्ज रहा था मुकाबले के नाफहम तासुरात देखकर, लेकिन इस वक्त वो अपने खौफ को बहादुरी के प्राहन में ढाल गई थी। क्या है ये सब? तुम आखिर क्यों उस शख्स की कंपनी में जॉब कर रही हो? नायल का लहजा सर था। क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकती नौकरी? हारून ने मुझे मेरी काबिलियत पर नौकरी दी है, मेरी सलाहियत को सराहा है, ना कि आपकी तरह मुझे दलील किया है। शांसे ने दो बदो जवाब दिया। तुम मेरी बीवी हो शांसे? मेरी बीवी? नायल उस्मान ऐवान की बीवी, पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब कर रही हो? ज़ाहिदा खेस, तुम आज अभी रिजाइन करोगी। शांसे का जवाब नायल को सुलगा गया। उसके चेहरे पर झुकते हुए मुस्कुराया। शांसे का दिल जोरों से धड़का। 6 माह बाद उस शख्स ने उसे खुद से मंसूब किया था। बीवी, वो बीवी जिसे आप तस्लीम करने को तैयार नहीं? मैं रिजाइन नहीं दूंगी। शांसे वजीद हुई। शांसे, जिद नहीं करो, तुम मजीद काम नहीं करोगी। नायल ने इंतहाई जब्त से कहा, मैं करूंगी, हर हाल में करूंगी। आप होते कौन है मुझे बेजार रोक टोक लगाने वाले? शांसे भड़क उठी थी। उसे इस कदर इस्तकाक जताता देख और नायल उसका जब्त जवाब दे गया था। इश्तियाल अंगेज अंदाज में उसकी पिछली गर्दन जकड़े, उसकी लबों को अपनी गिरफ्त में लेता, उसकी सांसों से खेलता, उसे अच्छी तरह इस पर करवा गया था कि वो है कौन। शांसे बेमाही भी आप मछली की तरह तड़प उठी। मज़ाहमत करना चाहे लेकिन नाकाम ठहरी, और वो उसकी फरार की तमाम राहें मुस्तरद करता उसे खुद में कैद कर गया। थक हार कर उसने अपनी आंखें मूंदी, मुकाबिल के लम्स को महसूस किया। उस लम्स के लिए वो 6 माह तड़पी थी। उसकी सांसों की आमद रफत बुरी तरह मुतासर करता। नायल उससे दूर होते उसकी बेके लोगों पर अंगूठा फेर गया। ये लम्स उसे सरूर बख्श गया, सुकून बख्श गया, जो इंतजार इस्तराब में डूबा था। आज जाकर लम्हों भर के लिए सही आज़ाद हुआ था। यकीनन जान गई होगी कि मैं कौन हूँ। मैं कहती हूँ तो तफसील समझा देता हूँ। उसकी गर्दन पर चुपता अपने दांत काटते, अपनी शिद्दत का दाग छोड़ते, अपने लब उस दाग पर सब्त करता शांसे को सिसकी बनने पर मजबूर कर गया। क्यों इस कदर इस्तकाक जता रहे हैं? जब मुझसे लात तलकी का ऐलान करते, नफरत के दावेदार बन बैठे। अपनी गर्दन लाल की तपिश ज़दा सांसों से जुलस्ती महसूस करते, उसके सीने पर दबाव डालते उसे खुद से दूर चटक गई। नायल जो उसके वजूद से उठती संदिली महक में गहरा सांस पड़ते अपनी गिरफ्त ढीली कर गया था। उसके यूं चटकने पर 2 कदम दूर होते माथे पर बल लिए उसे देखने लगा, जो गहरे सांस पड़ते उसे पूनम आंखों से दिख रही थी। ये जो नफरत का प्रचार आप करते हैं ना नायल, जिस दिन मैंने मोहब्बत का दामन छोड़ते नफरत का हाथ थामा, उस दिन आप इस तकलीफ से आश्कार होंगे जो मैं सह रही हूँ। उसे जो कुछ जवाब ना देते हुए देख को बदन की रसाहट पर काबू पाते अजीत से कहती अपनी आंख से बह जाने वाला आंसू साफ करती पड़ती कि नाल एक बार फिर उस तरफ आता, उसके पहलू से हाथ गुजारते उसकी पुश्त अपने सीने से लगा गया। वो उसे डरा गई थी, खौफजदा करके, तो नफरत का दावेदार उसकी नफरत सहन करने के काबिल ना था। तुम नफरत करो या मोहब्बत, महज मुझसे करो, तुम्हारे हर जज्बे पर महज मेरा हक है। शांसा के कानों में सरगोशियां ना कहते वो उसके कान की लो अपने दांतों तले दबा गया। और आपकी मोहब्बत पर किसका हक है नायल? आप जो मेरी रगों में मोहब्बत का लावा भरते मुझे बसम कर रहे हैं, आखिर कब तक चलता रहेगा? वो थक चुकी थी, अब सुकून चाहती थी, और सुकून नायल के साथ ही था। नायल के गले में गिरती उबर कर मालूम हुई। थक तो वो भी गया था, लेकिन इस नफरत के बोझ से आज़ाद वो चाह कर भी नहीं हो सकता था। वो मंजर भुलाए नहीं भूल सकता था जब निगत बेगम सीओ से गिरते शदीद जख्मी हुई थी। तुम आज ही रिजाइन दोगे शान से? उसका सवाल नजरअंदाज करते और अपना कहता उसकी गर्दन पर शिद्दत बड़ा लम्स छोड़ गया। शानजे खरब से आंखें मूंदे, मुकाबिल का जवाब ना देना चुभा था। मैं नहीं दूंगी। आंखें खोले उसके हाथ अपने पहलू से हटाने की सही की। जिद मत करो शानजे। उसका रुख पलटते हुए बरहमी से फुला। जिद है तो जिद ही सही, आपने बहुत कर ली अपनी मनमानी, अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। नाहल की आंखों में आंखें गाढ़े गोया हुई। क्या चाहती हो आखिर तुम? नाहल की जब्त की तनाबे हिली थी। आपको आपको चाहती हूँ नाहल, आपकी मोहब्बत, आपका साथ चाहती हूँ। मिलेगा? अपनी चाहत का विरमला इजहार किया। नायल का दिल पसलियों से सर टकराते हामी भर गया, लेकिन दिमाग ने फौरन नफी करते उसकी जुबान पर कफल लगाया। शानजिल से अब भी खामोशी का सहारा लेते
تلخی سے مسکراتے اپنے نازک وجود میں موجود تمام تر طاقت اور قوت کا استعمال کر سے خود سے دور کر گئی۔ آپ کی خاموشی مجھے میرا جواب دے گئی ہے نائل امان۔ جب آپ میری اس چاہت پر سر تسلیمی خم کر لے تب مجھ پر یوں استحقاق جتائیے گا۔ خدا کی قسم، سانس نہ لینے کو بھی کہیں گے نا تو نہ لوں گی۔ زخمی لب و لہجے میں کہتی وہ آرس پر گرنے والے دغا باز آنسو کو صاف کرتی آگے بڑھتی چلی گئی۔ وہ لاکھ خود کو مضبوط ثابت کر رہی تھی، یہ آنسو کی کمزوری عیاں کر جاتے تھے۔ شٹ! اس کے جاتے ہی نائل ٹیبل پر رکھا پیپر ویٹ اٹھاتے زمین کی نظر کرتا کرسی پر ڈھے جانے والے انداز میں گرا۔ دل تھا کہ محض اس عورت کی زلفوں کے سائے تلے رہنے کی چاہت رکھتا تھا، اور دماغ تھا کہ نکھت بیگم کا بے سود وجود یاد دلاتے اسے نفرت پر ٹکے رہنے پر مجبور کر جاتا تھا۔ شان سے گھر آتے خود کو کمرے میں بند کر چکے تھے، اور آمنہ جنہوں نے اپنے شوہر اصغر صاحب کی مدد سے ہارون کی کمرے میں چوب دلاتے یہ قدم نائل کا بٹکا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے کافی تھا۔ اب اس کا داؤ کھیلنے کا سوچ چکی تھی وہ، جو آخری اور طاقتور داؤ تھا۔ حال نائل چھوڑی مجھے درد ہو رہا ہے۔ نائل کو کمرے کے دروازہ بند کرتے دیکھو ہوش کی دنیا میں لڑتی مزاحمت کرتے گویا ہوئی۔ جواب پر نائل نے اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ نائل! شان سے بیڈ پر اونتے منہ گرتی پلٹتے نائل کو اپنی شرٹ اتارتے دیکھ دھیمی یقین آواز میں اسے پکار بیٹھے۔ دور! شان سے نائل آواز، درد وہ ہے جو میں تمہیں محسوس کر رہا ہوں۔ آج میری بیوی کو میرے سامنے ایک غیر مرد کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے۔ جو عورت میرے نکاح میں ہے اس سے کسی نے پسندگی کا اظہار کرتے شادی کی پیشکش کی۔ جس نکاح سے تمہیں دیکھنے کا مجھے حق ہے، تمہارے متعلق جو سوچیں میرے دماغ میں پلتی ہیں وہی سوچیں کسی غیر کے ذہن میں پلی ہیں۔ ویسی نظروں سے اسے تمہیں دیکھا شانزے پر جھکتا اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں جکڑے سرخ چہرہ لیے دہارا۔ شانزے کا وجود لغزش کا شکار ہوا تھا، جبکہ دل وہ خوف زدہ سا خود میں سمٹے ایک کونے میں جا چھپا۔ یہ درد، اس درد کے آگے بے معنی ہے نائل، جو ان 6 مہینے میں نے محسوس کیا۔ ان 6 مہینے میں جس درد کے ساتھ زندہ رہی ہوں وہ آپ سہ بھی نہیں پائیں گے۔ اس کی آج تک آپ تک نہیں پہنچ پائے گی نائل۔ اپنے محبوب شوہر کے منہ سے نفرت کا بارہا اظہار سننا، اس کی بے اتنائی سہنا، اس کی بیگانگی سہنا، اس کی تلخ لفظوں پر اس کے زہر بڑے گھونٹ پینا، اسے خود پر کسی اور کو فوقیت دینا دیکھنا اذیت ناک ہے، کربناک ہے۔ شانزے دو بدو بولی تھی، آواز نم اور لہجہ زخم خورد تھا۔ نائل نے آنکھیں مودے اپنا سر اس کے ماتھے سے ٹکائے، اس کی پھولتی سانسوں میں گہرا سانس بھرا۔ نفرت نہیں کر پایا یار، نفرت نہیں کر پایا۔ نفرت کا ڈھونگ تھا، لاتعلقی کا ڈھونگ تھا، جسے کرتے کرتے اب تھک گیا ہوں شانزے، میں تھک گیا ہوں۔ بالآخر سچ لبوں پر آ ہی گیا۔ شانزے نے آنکھیں مودے گہرا سانس لیا۔ یہ لفظ سکون آور تھا، سرور آور تھا۔ اسے اپنا آپ ہلکا سا محسوس ہوا، گو کہ مقابل کا نفرت کا دعویٰ اس کے نازک وجود پر بوجھ بن گیا تھا۔ ان 6 ماہ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر میں خود تکلیف میں گزرا ہوں۔ نہیں آسان تھا میرے لیے تمہیں اپنے لفظوں اور رویے پر توڑنا۔ میں تو تمہیں اذیت دینے والی ہر شے کو نست و نابود کر دینے کا خود سے عہد باندھ بیٹھا تھا، لیکن مجبور تھا شان سے۔ وہ منظر نہیں بھول پا رہا تھا جب موم، لیکن اب میں سب بھول جانا چاہتا ہوں۔ میں خود پر چڑھے اس نفرت کے لبادے کو اتارنا چاہتا ہوں شان سے۔ میں سکون چاہتا ہوں۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامتے اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتے کہتا، شانزے کی رگ رگ میں سکون اتارتا چلا جا رہا تھا۔ شانزے نم آنکھوں سے مسکرائی۔ تھک تو میں بھی گئی، آپ اپنا سکون حاصل کر لیں اور مجھے میرا سکون سونپ دیں نائل۔ مجھے اپنا ہاتھ سونپ دیں، اپنی وہ محبت سونپ دیں جس میں محض میرا حق ہے۔ جب وہ سب کچھ بھول جانے کو تیار تھا تو وہ بھی پرانی باتوں کو جکڑے مزید اپنی زندگی برباد کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ ذرا سا سر اٹھائے نائل کے ماتھے پر اپنی لب رکھ گئی۔ نائل نے آنکھیں موندے اس کا روئی کے گالوں کی مانند لمس کو دل و جان سے محسوس کیا۔ شانزے کے لب سرکتے نائل کی آنکھوں پر آ ٹھہرے۔ تم آج بھی مجھے عزیز ہو، نائل نے ہنوز آنکھیں بند کیے کہا۔ شانزے کے لب اب اس کی ناک کی نوک پر آن ٹھہرے۔ تم آج بھی میرے لیے معتبر ہو، نائل گمبھیرتا سے گویا ہوا۔ شانزے مسکراتے اس کے دائیں آرس پر اپنے لب رکھ گئی۔ نائل آوان آج بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ نائل کے لب بھی مسرور سے مسکان میں ڈلے۔ شانزے کے لب اس کے بائیں آرس پر تھے۔ تم آج بھی نائل آوان کے دل کی اونچی مسنت پر پرجمانہ ہو۔ نائل نے آنکھیں کھولے اب اس کی جانب دیکھا، جب اس کی تھوڑی کو چومتے اس کے لبوں سے 1 انچ کی دوری پر اپنے لب لاتے اسے شوق نظروں سے دکھ رہی تھی۔ نائل آوان کی توجہ، اس کی محبت، اس کی وفا، اس کا وقت
آج بھی تمہارا ہے۔ نائل اوان آج بھی محض شانزے نائل اوان کا پابند، اس کا دیوانہ ہے، اور نائل اوان آج اپنی زوجہ محترمہ کو یہ وعدہ دیتا ہے کہ اب ماضی کا کوئی بھی خلش اور قلق ہم دونوں کے مابین نہیں آئے گا۔ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتے اسے وعدہ دے گیا تھا۔ شانزے کے لبوں پر بکھری آسودگی بڑی مسکان گہری ہوئی، آنکھیں موندے وہ اپنے ہاتھ نائل کی گرفت سے آزاد کرتی، اس کی گردن میں ڈالتے، اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے۔ نائل اس کی اس پیش قدمی پر اس پر فریفتہ آنکھیں موندے، اس کی شدت میں اس کا ساتھ دیتے، اس کے بدن کی اٹھتی گرتی لہریں اپنے ہاتھوں سے محسوس کرتا شانزے کی ذات میں گم ہوتا چلا گیا۔ نفرت کی وہ دیوار جو شانزے کے مطابق مضبوط تھی، دیمک زدہ تھی، وہ مزید کھڑی نہ رہ سکی، ٹوٹ کر ریزہ ریزہ بکھری اور چاند کی چاندنی سے منور یہ رات ان دونوں کے خوبصورت ملن کی گواہ بنی۔ وہ سب اس وقت نگہت بیگم کے کمرے کے باہر موجود تھے۔ ان کی طبیعت اچانک بگڑی تھی اور ڈاکٹرز ان کا معائنہ کر رہے تھے۔ ڈاکٹر کیسے ہیں مام؟ ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ وہ اس طرح بھی حالت میں ٹہلتا نائل فوراً ان کی جانے پڑا۔ خوشخبری ہے، آپ کی والدہ کو ہوش آ گیا، کچھ ضروری انجیکشن لگائے گئے ہیں جس کے زیر اثر ابھی وہ غنودگی میں ہے۔ آپ ہاسپٹل آتے مجھ سے ان کا وائٹ چارٹ اور میڈیسن کی سلپ لے لیجیے گا۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ جہاں یہ خبر وہاں موجود ہر مکین کو پرجوش کر گئی تھی، وہیں شانزے کو ایک خوف نے آن گرا۔ یوں نہ تھا کہ وہ خوش نہ تھی، لیکن اس کی خوشی اس خوف کے سبب مانند پڑ گئی کہ نگہت بیگم اپنی ناپسندگی کے چلتے کہیں اس حادثے کا ذریعہ بناتے نائل کو اس سے دوری نہ کرتے۔ نائل نے کہاں اس پر یقین کرتے، اسے بے قصور مانا تھا۔ وہ تو محض ماضی بھول جانے کا دعویٰ کر رہا تھا جو واپس یاد آ جانے پر اسے پھر نفرت کا چوڑا اوڑھنے پر مجبور کر جاتا۔ محض 2 ماہ گزرے تھے اور نائل کو اسے اپنی بے لوث محبت سونپتے، اب اس شخص کی ذرا بھی بے رخی سہتی تو مر جاتی۔ کیا ہوا ہے؟ ڈر لگ رہا ہے؟ آمنہ اصغر صاحب اور نائلہ کے ہمراہ وہ بے تابانہ اندر داخل ہوئی تھی، لیکن آرزو شانزے کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے استہزائیہ قیدی کمرے میں داخل ہوئی۔ شانزے نے لب بھیجے ایک گہرا سانس بھرتے، اپنے خوف پر قابو پاتے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ کمرے میں قدم رکھتے اسے آمنہ اور نائل نگہت بیگم کے دائیں بائیں بیٹھے دکھائی دینے لگے۔ نگہت بیگم بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے ان دونوں کو پیار دیتے زاروں کی تار ہو رہی تھی۔ جب نائل کے اس کی جانب متوجہ ہونے پر وہ بھی شانزے کی طرف متوجہ ہوئی۔ شانزے اپنا سر جھکائے ہاتھ باہم ملا گئی۔ مام، میں جانتا ہوں آپ شانزے سے خفا ہے، اسے پسند نہیں کرتی نا آپ اس کی وہ غلطی کبھی معاف نہیں کر پائیں گے، لیکن پلیز میری خاطر وہ غلطی بھول جائے، اسے معاف کر دے مام۔ نائل نے شانزے کو دیکھتے پا کر مناسب لفظوں کا چناؤ کر گیا۔ میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ وہ جو لب کترتے اپنی آنکھوں میں امڑ ڈالنے والی نمی پر قابو پانے کی صحیح کر رہی تھی۔ سر اٹھائے نگہت بیگم کی جانب دیکھتے رو پڑی۔ یقیناً ان کے اگلے لفظ اس سے نائل کو چھین لیتے۔ میں اسے معاف کیوں کروں جب اس کا کوئی قصور ہی نہیں، اس کی کوئی غلطی ہی نہیں نائل۔ میں آج جس حال میں ہوں اپنی بدولت ہوں۔ میں تو اس سے اس دن اپنے تصدیق امیز لفظوں سے اسے اذیت دے رہی تھی کہ اللہ نے میری ڈھیلی رسی کھینچی اور مکافات عمل نے مجھے جھگڑا۔ شانزے نے مجھے دھکا نہیں دیا تھا، میں خود اپنا توازن نہ سنبھال پائی، بلکہ شانزے سے معافی کی طلبگار ہوں۔ اس کا جینا اجیرن کیا، ہر وہ چیز کی جو اسے درد دیتی تھی، اسے دور کرنے کے واسطے میں نے لاکھ جتن کیا تھا کہ آرزو تک کو بلوایا تاکہ تم اس کی جانب راغب ہو۔ غلطی تو میں نے کی ہے اور مجھے اس کی سزا بھی خوب ملی ہے۔ کوما میں تھی لیکن سب سن سکتی تھی، محسوس کر سکتی تھی۔ میری ہتک میز رویے کے باوجود میں نے شانزے کو اپنی خدمات کرتا محسوس کیا، اسے اپنے سرہانے تمہاری بے رخی کے سبب اور روتے محسوس کیا۔ نائل، مجھے معاف کر دو شانزے، مجھے معاف کر دو، نگہت بیگم نائل سے کہتی۔ آخر میں ہاتھ جوڑے شانزے سے معافی کی مطمئنی ہوتی۔ شانزے نفیم میں سر ہلاتے ان کی جانب پڑتے، ان کے ہاتھ تھامتے ان کے سینے سے لگی۔ آمنہ نماکوں سے مسکرائی، جبکہ نائل کا حال یوں تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اپنا رویہ، اپنے لفظ یاد کر سے اسے پیشوانی اور ندامت کے ناگ نے ڈسا۔ بھول جائے سب مامی، شانزے نم آواز میں بولی۔ بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ اس کی بے گناہی ثابت ہوئی تھی اور وجود جسے وہ اپنی ماں کا درجہ دیتی آئی تھی اب ان کی محبت ملنے والی تھی۔ ہوش میں آؤ میاں، موم کو تو معافی مل گئی لیکن آپ کو نہیں۔ اس کا جینا محال کیا تھا نا تم نے، اب چٹ پی شانزے کی اور پٹ پی۔ آمنہ نے نائل کا بازو جکڑے جتایا۔ نگہت بیگم جو شانزے کے سر پر بوسہ دے رہی تھی ہنس اٹھی، جبکہ شانزے نے بھی موقع کا فائدہ اٹھاتے مقابل کو
خپکی بری نظروں سے تکا۔ میں منا لوں گا اپنی طرف سے، تنہائی میں۔ نائل ہوش میں لوٹتا شانزے کی جانب دیکھتے، اپنے زمانی لفظوں کا انتخاب کرتے۔ اس کی رنگت سرخ کندھاری کر گیا تھا۔ شانزے نے سب کی شوق نظروں کا مرکز خود کو بنا دیکھ نگہت بیگم کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ اس کی اس حرکت میں کمرہ اونچے کہکے میں گونج اٹھا۔ ارے یہ آرزو کہاں گئی؟ اصغر صاحب آرزو کو وہاں نہ پائے سوال ہو گئے۔ جانے دو اصغر، اس کا چلے جانا ہی اچھا ہے۔ نگہت بیگم واقفیت رکھتی تھی کہ کس طرح آرزو ان کے پاس آتے۔ بیزاری ان کی طبیعت کی بدولت ان سے گھن کھاتی تھی۔ سنجیدگی سے کہتی، اپنی توجہ شانزے اور نائل کی جانب مرکوز کر کے، جن کے درمیان اب شوق اور تیکھے جملوں کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ نائل اس سے معافی کا طلبگار تھا اور شانزے کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں تھا اسے معاف کر دینے کا۔